नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में हम उसका थोड़ा सा बेस समझ चुके हैं पिछले वीडियोज में, और जो आज से आपकी जो पॉलिटी की क्लासेज स्टार्ट की गई हैं वो हैं संविधान से। ठीक है, तो आज के वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि संविधान क्या है और संविधान क्यों आया और संविधान आने की भारत में क्या प्रोसेसिंग रही है। ठीक है, तो आज इन बिंदुओं के ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संविधान का निर्माण। अर्थात हमें ये देखना है कि जो संविधान का निर्माण हुआ ये कैसे हुआ, और इस टॉपिक में कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा यहाँ बिंदु रहेगा वो रहेगा संविधान की मांग, कि इसकी मांग कब उठना शुरू हुई और औपचारिक रूप से उस मांग को कब मान्यता दी गई। ठीक है, दूसरा जो हमारा यहाँ पॉइंट रहेगा कि संविधान सभा का चुनाव। ठीक है, तीसरी रहेगी संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो ये 3 पॉइंट रहेंगे हमारे इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, इसकी कार्यप्रणाली तक क्या चलेगा, आपका संविधान के निर्माण की प्रोसेस चलेगी, और इस टॉपिक को हम सिर्फ इन 3 बिंदुओं में कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत ही आ जाएगा कि संविधान की जो मांग थी उसके साथ में किस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव आया, किस प्रकार से क्रिस्प प्रस्ताव आया, और किस तरीके से कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा के निर्माण की जो मांग थी वो कंप्लीट की गई, उसके चुनाव हुए, और उन चुनावों के बाद में किस प्रकार से किस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत उन चुनावों में मिला, और कितने सदस्य उस बैठक में शामिल हुए। संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली फिर उनकी बैठकों से संबंधित रहेगी, कितने इसके अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई, इन अधिवेशनों में क्या क्या निर्णय लिए गए, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम किसके अंतर्गत करेंगे, संविधान के निर्माण के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है इसके अंतर्गत वो क्या है, संविधान की मांग है। तो देखिए किस तरीके से संविधान की मांग आई। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो किस तरीके का संविधान है, लिखित संविधान है। और लिखित संविधान के लिए जरूरी क्या था कि भारत में एक संविधान सभा हो, वो मिलकर के क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। तो देखिए इस तरीके की जो सबसे पहली मांग उठाई गई वो कब आई। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, संविधान की मांग। तो देखिए सबसे पहले 1895 में क्या हुआ, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, गरम दल के नेता हैं, बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किया, स्वराज विधेयक पारित किया या स्वराज विधेयक पेश किया। और इस स्वराज विधेयक में इन्होंने कहा कि जो भारत के जनता है या भारत की जो लोग हैं वो क्या करेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। अर्थात इन्होंने सबसे पहले किस शब्द पर बल दिया, स्वराज शब्द पर बल दिया, यानी कि स्वयं का राज्य होना। और ये बात किसने कही, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कही। इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक बात कही थी कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसने कही थी ये बात, गांधी जी ने। क्या कहा था कि भारतीय संविधान किसकी इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अभी तक आंदोलन चल रहे हैं भारत में, ये स्वतंत्रता का दौर चल रहा है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का अफ्रीका से भारत आगमन हुआ था, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह किया, उसके बाद में अहमदाबाद आंदोलन किया, मिल हड़ताल थी जो, और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होगा। अर्थात जो भारत की जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधि चुनेगी और संविधान सभा में भेजेगी, और संविधान सभा में चुने गए प्रतिनिधि क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। इसके आगे चल करके क्या होता है, 1924 में मोतीलाल नेहरू जी, आपने नाम सुना होगा इनका भी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। जितना बाप प्रसिद्ध नहीं उतने बेटे प्रसिद्ध हो गए। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान के निर्माण की मांग रखी। तो संविधान के निर्माण की मांग किसने रखी, मोतीलाल नेहरू ने रखी। ये बात याद रखना।
कब रखी? 1924 में। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद में क्या हुआ, ये तो थी अभी तक की अनौपचारिक बातें, यानी कि इन बातों पर अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया। पिछली बार यहाँ से एक सवाल पूछा गया था कि बताइए संविधान के निर्माण की औपचारिक मांग किसके द्वारा रखी गई। तो अगर व्यक्तिगत तौर पर उस सवाल का जवाब पूछा जाए आपसे, तब आपको नाम बताना है। 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात रखी गई। दूसरा, जब पार्टी का किसी का नाम पूछा जाए, किसी संस्था का नाम पूछा जाए, तब आपको बतानी है स्वराज पार्टी। तो देखिए 1934 में क्या हुआ, 1934 में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने रखी? संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया। किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया। कब दिया? 1934 में, 1934 में दिया। और इनका जो पूरा नाम है वो है मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम है इनका पूरा? मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, उसके बाद में अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी क्या की? संविधान सभा के निर्माण की मांग की, या संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पेश किया। और इस बात को बाद में मान लिया गया था। तो 1934 में ही स्वराज पार्टी ने, किसने? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पेश किया। अगर यहां से जो शुरुआत की गई, देखिए इस तरफ वाली जो बातें थी ये अनौपचारिक बातें थी, अर्थात इन बातों पर अंग्रेज सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। तो क्वेश्चन यहां से बिल्कुल नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की बात कब की? तो 1895 में की। गांधी जी ने ये कब कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो आप कह सकते हो असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में गांधी जी ने यह बात कही थी। लेकिन ये क्या है? अनौपचारिक मांगे हैं, सॉरी औपचारिक मांगे हैं। और औपचारिक मांगों में क्या होता है कि इनकी ओर ब्रिटिश सरकार का थोड़ा सा ध्यान गया, और ब्रिटिश सरकार का जब इनकी तरफ ध्यान गया तो इन पर उन्होंने थोड़ी सी चर्चा की और भारतीय लोगों को संतोष दिलाया, ढांढस बंधाया कि हम आगे चल करके जैसे ही भारत को आज़ाद करेंगे उसके बाद में भारतीय लोगों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वही संविधान सभा क्या करेगी? उनके संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये जो स्वराज पार्टी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि स्वराज पार्टी ने क्यों की। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जब चौरा चौरी कांड हुआ था फरवरी 1922 में, तो उसके बाद में गांधी जी हताहत हो गए हिंसात्मक क्रिया के द्वारा। क्योंकि चौरा चौरी में क्या हुआ था, एक पुलिस चौकी को आंदोलनकारियों के द्वारा जला दिया गया था, जिसमें लगभग 20 से 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो उन्होंने क्या किया? आंदोलन को वापस ले लिया, और आंदोलन को वापस ले लिया तो कांग्रेस के कुछ सदस्य उनसे अलग हो गए, और अलग होकर के एक नई पार्टी की स्थापना की। किसकी? स्वराज पार्टी की। और वो कौन कौन से सदस्य थे? देखिए 1923 में क्या की गई? इस पार्टी की स्थापना की गई। कब की गई? 1923 में। और किन किन लोगों ने की इसकी स्थापना की थी? C.R. दास अर्थात चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। ठीक है, आगे चल करके फिर इन्होंने क्या किया कि इनका जो विचार था, ये कहते थे कि अगर हम विधान परिषद के अंदर रह करके सरकार का विरोध करेंगे तो हमारी मांगें जल्दी सुनी जाएंगी। जबकि गांधी जी का ये कथन था कि हम सरकार के अंदर भाग नहीं लेंगे, हम बाहर से ही सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन इनकी सोच गांधी जी की सोच से थोड़ी सी अलग थी, इसलिए इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की जो स्वराज पार्टी के नाम से जानी गई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किस आधार पर? आधिकारिक रूप से। किस रूप से? किसने कहा? अब 1935 में कांग्रेस ने भी इसकी मांग कर दी कि भारतीय लोगों के लिए एक संविधान सभा होगी। ठीक है,
अब यहाँ एक बात याद रखना कि कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने 1938 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए वयस्क मताधिकार की मांग की। किसकी? वयस्क मताधिकार की। किसने की? नेहरू जी ने। कौन से नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू ने किसकी मांग की? वयस्क मताधिकार की मांग की। हम एक एक घटनाक्रम को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार की मांग की, इसके थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि एक युद्ध छिड़ गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और उस युद्ध का नाम था द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। और ये युद्ध चला था दोस्तों आपका 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, तो देखो हुआ क्या कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, इधर गांधी जी आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे थे, अंग्रेज सरकार के नाक में दम कर दिया था बाबा ने। तो बाबा से परेशान होकर के क्या किया इन लोगों ने कि अगस्त प्रस्ताव यानी कि 1940 में नेहरू जी के वयस्क मताधिकार की मांग को किसने मान लिया? अंग्रेज सरकार ने मान लिया, ब्रिटेन सरकार ने मान लिया, और उसको एक प्रस्ताव के माध्यम से पारित किया गया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस अगस्त प्रस्ताव को आने से पहले की एक क्रिया की बात कर लेते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर की। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखो क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने या ब्रिटेन सरकार ने गांधी जी से, बाबा से विनती की कि आप क्या कीजिए, अंग्रेज सरकार का साथ दीजिए। अगर आप अंग्रेज सरकार का साथ देंगे तो युद्ध समाप्त होने के पश्चात हम भारत को क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। अब बाबा सोच में पड़ गए। बाबा बोले यार ऐसी ही चर्चा आप लोगों ने मेरे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी, और उस समय तो मैं आपकी बातों में आ गया था, लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, 15 में तो बापू लौट के ही आए हैं। कहाँ से? अफ्रीका से। तो अंग्रेजों ने उनसे विनती की कि आप हमें क्या कीजिए, साथ दीजिए, हम आपके आज़ादी का रास्ता खोजेंगे, या हम आपको आज़ाद कर देंगे, आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे। तो इस प्रकार की लॉलीपॉप अंग्रेजों ने किसको पकड़ा दी? बाबा को पकड़ा दी, और बाबा बातों में आ गए। तो गांधी जी ने भारतीय जनता से आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप ब्रिटेन सरकार का क्या कीजिए, साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी में भर्ती हो जाइए। तो गांधी जी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक आरोप लगाया गया था उग्रवादियों के द्वारा। उनको बोल दिया गया था भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्या बोला गया था? भर्ती करने वाला सार्जेंट। किसने बोला था? उग्रवादी गरम दल के नेताओं ने। दूसरी चीज, उसी समय पर जब अंग्रेज सरकार का गांधी जी ने साथ दिया तो उन्होंने गांधी जी को एक उपाधि दी, केसर ए हिंद की उपाधि, जिसे बाद में उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के बाद में वापस लौटा दिया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी जी ये गलती नहीं करना चाहते थे, और गांधी जी ये बात अच्छी तरीके से समझ गए थे कि जापान इस समय ब्रिटेन के ऊपर क्या हो रहा है? हावी हो रहा है। और जापान जब ब्रिटेन के ऊपर हावी हो रहा है, उसके उपनिवेशों को उससे छीनता जा रहा है, तो क्यों ना इस समय हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई और जोर शोर से लड़नी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया। बोले कि आप पहले भी हमें एक लॉलीपॉप दे चुके हो और झूठ बोलते हो कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, और आपने हमें कोई रियायत नहीं दी, हमारे कर में कोई छूट नहीं की, बल्कि आपने हमारा और ज़्यादा शोषण किया। यहां जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो अंग्रेज सरकार अब धीरे धीरे क्या हो गई? डर गई, और डर की वजह से 1940 में, कब? 1940 में क्या किया? एक प्रस्ताव पास किया जिसे क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज सरकार ने नेहरू के द्वारा की गई वयस्क मताधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी। लेकिन बाबा को इतने से तसल्ली नहीं मिली, और आगे चल करके जब अंग्रेज सरकार को ये लग गया कि गांधी जी हमारा साथ नहीं देंगे, और उस समय गांधी जी भारत के सबसे बड़े नेता थे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ऐसे नेता जिनकी एक आवाज पर पूरा देश एक साथ चल देता था। तो जब गांधी जी ने इनका साथ नहीं दिया तो अंग्रेज सरकार ने एक और योजना बनाई और एक प्रस्ताव भारत भेजा जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा देखिए क्रिप्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इंग्लैंड सरकार नहीं चाहती है कि अगर हम भारतीय लोगों को नहीं रोक पाए तो हो सकता है कि ये विरोध कर दें, और एक तरफ तो आंतरिक विद्रोह के कारण ब्रिटेन सरकार हार जाती, दूसरी तरफ
जापान के आक्रमण से भी ये लोग परेशान हो चुके थे। तो गांधी जी को खुश करने के लिए अगला जो मिशन आया वो कौन सा आया? क्रिप्स मिशन भारत आया। कौन सा? क्रिप्स मिशन भारत भेजा। कब भेजा? 1942 में। ठीक है। अब देखिए क्रिप्स मिशन आया तो ये कुछ प्रस्ताव लेकर के आया था, और ये किसकी अध्यक्षता में आया था ये भी बता देता हूं। उनके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। और इनके नाम के आधार पर ये मिशन का नाम क्या रखा गया? क्रिप्स मिशन रखा गया। देखिए क्रिप्स मिशन जब आया तो इसने एक प्रस्ताव दिया जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और प्रस्ताव में इन्होंने एक बात कही कि जो भारतीय संविधान सभा होगी, यानी कि भारत को क्या किया जाएगा? एक संघ बनाया जाएगा, और वह संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर के बनेगा। ठीक है। भारतीय लोगों के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वह उस संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों और देशी रियासतों के सदस्यों के द्वारा मिलकर के किया जाएगा। एक बात इन्होंने ऐसी बोल दी कि जो भारत के विदेश मामले, डिफेंस मामले और कम्युनिकेशन मामले, संचार मामले, ये जो 3 विभाग हैं भारत के, ये किसके पास रहेंगे? ब्रिटेन सरकार के पास रहेंगे। बाकी के जितने भी विभाग हैं वो किसके पास चले जाएंगे? भारतीय लोगों के हाथों में चले जाएंगे। तो गांधी जी ने इन चीज़ों को अस्वीकार कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज़, इसी समय क्रिप्स प्रस्ताव के दौरान जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने क्या किया? 2 स्वायत्त प्रांतों की मांग की। कितने प्रांतों की? 2 स्वायत्त प्रांतों की मांग की। और वो 2 स्वायत्त प्रांत कौन कौन से होंगे? कि जो हिंदू बहुल इलाके होंगे वो तो कहलाएंगे हिंदुस्तान, और जो मुस्लिम बहुल इलाके होंगे वो कहलाएगा पाकिस्तान। और इनकी इस प्रस्ताव से मुस्लिम लीग क्या हो गई? नाराज हो गई, और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? अस्वीकार कर दिया। और गांधी जी ने इसके बारे में कथन कहा कि अंग्रेज सरकार के द्वारा क्रिप्स एक ऐसा चेक भेजा गया, एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये लोग हार रहे थे और भारत में आंतरिक विद्रोह के जगह पर भी ये लोग झुक रहे थे। इसलिए गांधी जी ने इसके बारे में एक बात कही। इस कथन को आप याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो गांधी जी का क्या कथन था इसके मामले में? कि एक ऐसा चेक जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। ठीक है। यह कथन किसका था? गांधी जी का था। और किसके बारे में था? क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में था। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार कर दिया, और इसी समय गांधी जी नाराज हो गए और ज़्यादा। और गांधी जी की समझ में आ गया था कि अगर इस समय हमने अंग्रेज सरकार को झुका लिया तो हो सकता है देश आज़ाद हो जाए। अगर अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो ये भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, इनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे, और हमारे जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी भूख हड़ताल हमने आज तक किए हैं, जितने लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, वो सब क्या हो जाएंगी? जाया हो जाएंगी। तो इसीलिए गांधी जी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया दोस्तों? एक आंदोलन छेड़ दिया। क्या किया? एक आंदोलन छेड़ दिया। कब? 1942 में ही। ठीक है। और उस आंदोलन का नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो, या हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 में शुरू कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया? 1942 में किया गया। अब देखो, ये जो प्रस्ताव आया है, अगस्त प्रस्ताव ये आया था मार्च 1942 में, और ये जो आंदोलन छेड़ा गया था ये छेड़ा गया था अगस्त 1942 में। तो ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ इसमें कि अंग्रेजों के लिए इन्होंने क्या कर दिया? डायरेक्ट चेतावनी दे दी। और डायरेक्ट चेतावनी क्या दी? कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और भारतीय लोगों के लिए गांधी जी ने यही एक नारा दिया कि बेटा या तो कर जाओ या मर जाओ, डू और डाई, अर्थात करो या मरो का नारा भी इसी आंदोलन में किसने दिया? गांधी जी ने दिया। कि या
या तो अभी आज़ादी ले लो, उसके बाद में आज़ादी आपको नहीं मिलेगी। तो डू और डाई का जो नारा था ये किसका था? गांधी जी का था। किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। कब दिया गया? 1942 में दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ क्लियर हो गई। अब इसके बाद में थोड़ा समय और बीता। समय बीतने के बाद में 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव आ गए। क्या हुआ? 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए। आम चुनाव बोला जाता है जिसमें लोगों की डायरेक्ट भागीदारी होती है। ठीक है, और वहाँ यही आम चुनाव होते हैं जिसे लोकसभा का चुनाव बोला जाता है, संसद के चुनाव बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आम चुनाव जब हुए तो इस समय तक कई प्रश्न अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो जो चुनाव हुए, इन चुनावों में दो लोग खड़े हुए। पहले व्यक्ति का नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। और दूसरे व्यक्ति जो इनके अपोजिशन में खड़े हुए थे वर्सेज क्लीमेंट एटली। कौन खड़े हुए? क्लीमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये इनके विरोध में खड़े हुए। तो अब देखते हैं क्या होगा, आगे चुनाव होंगे तब। आपसे यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया था भारत में, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको नाम बताना है। क्या? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई सरकार चुनावों में उतरती है तो उनके पास कोई ना कोई मुद्दा रहता है। क्लीमेंट एटली भी इसीलिए कोई मुद्दा लेकर के आए, और इनका जो मुद्दा था वो ये था कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? भारत को आज़ाद करेंगे, और भारत को आज़ाद करने के बाद में एक संविधान सभा का गठन करेंगे और जिसका निर्माण वो लोग खुद करेंगे। ठीक है, इस समय तक क्या हुआ? इंग्लैंड की जनता की जो संवेदनाएं थीं वो किसके प्रति हो चुकी थी? भारतीय लोगों के प्रति हो चुका था, इनके पक्ष में हो चुका था। तो भारतीय जो इंग्लैंड की जनता थी उन्होंने भी किसको सपोर्ट किया? क्लीमेंट एटली को सपोर्ट किया। और इनको सपोर्ट करने के बाद में 1945 के चुनाव में कौन विजयी रहे? क्लीमेंट एटली रहे। और अगले जो प्रधानमंत्री बन करके आए वो कौन आए? क्लीमेंट एटली आए। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बन के आए तो इन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? भारत में कब? 1945 में ही प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव करवाए। क्या करवाया? प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव करवाए, या भारत में आम चुनाव करवाए, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि भारत में एक भारत सचिव के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो सत्ता में आते ही इन्होंने ये दो काम बहुत अच्छे किए। और इसके बाद में इन्होंने एक मिशन भेजा 1946 में, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो ये थी दोस्तों अभी तक की आपकी संविधान की मांग। ठीक है, और उस संविधान की मांग को औपचारिक रूप देने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि किस प्रकार से किन किन लोगों ने अपनी मांगें रखी और उन मांगों में उनका अपना क्या योगदान रहा। ये स्टोरी थोड़ी सी यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था ये क्या था, इसके अपने क्या क्या प्रस्ताव थे और ये अपने प्रस्ताव में किन किन बातों को लेकर के आए, इन सारी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ से इस वाला जो टॉपिक है आपका संविधान का निर्माण, यहाँ से भविष्य में बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि पिछले एग्जामों या अगर हम पिछले ईयर्स के पेपर्स का अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ से बहुत बार कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों और आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, फैक्चुअल है, और जहाँ फैक्ट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी? कैबिनेट मिशन की। सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है कैबिनेट मिशन। कब आया? 1946 में भारत आया। ठीक है, तो देखिए ये जो कैबिनेट मिशन था इसके कितने सदस्य थे? तो देखिए इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन? एक तो वही जो क्रिप्स प्रस्ताव में आए थे भारत, दूसरे
पहले तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरे थे आपके भारत सचिव सर पैथिक लॉरेंस। और तीसरे थे आपके एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे, इनका नाम याद रखना, यहां से पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं कि बताइए निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, और उसमें एक अलग से नाम दिया गया था विलियम वुड। इनके अलावा तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे ऑप्शन में, पैथिक लॉरेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, और एक ऑप्शन और था आपका क्या, विलियम वुड। और सवाल था कि इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो दूसरी बात आती है कि इन्होंने जो प्रस्ताव दिया उन प्रस्तावों में क्या क्या बात कही। अब इनके बारे में एक बार हम बहुत विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी जो पहली बात थी वो यही थी कि भारतीय संघ का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। किसका, भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। और इसका गठन किस किस से होगा, वो होगा ब्रिटिश भारत से या ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और देसी रियासतों से। किन किन से, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतों से मिलकर क्या किया जाएगा, भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां एक बात समझ लेना कि ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत क्या है। ब्रिटिश भारतीय प्रांत वो हैं जहां अंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से शासन कर रही थी, और देसी रियासतें वो हैं जहां वहां के राज प्रमुख शासन कर रहे थे। तो पहला प्रस्ताव इन्होंने क्या दिया कि भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, वो जो किससे मिलकर के बनेगी, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और देसी रियासतों से। ठीक है, दूसरा जो इनका कथन था कि अभी तक जो क्रिप्स प्रस्ताव में क्रिप्स महोदय ने जो बात कही थी कि संचार, रक्षा और विदेश मामले या विदेश विभाग जो ब्रिटेन सरकार के पास रहने थे, अब उस चीज़ को क्लीमेंट एटली ने अस्वीकार कर दिया और इनके माध्यम से कहलवाया कि भारत के जो 3 विभाग हैं वो किसके पास रहेंगे, भारतीय संघ के पास रहेंगे। कौन कौन से, एक तो आपका संचार, दूसरा विदेश मामले और तीसरा रक्षा मामले। ये तीनों किसके पास रहेंगे, भारतीय संघ के पास रहेंगे। अब ये ब्रिटेन सरकार के पास नहीं रहेंगे। ठीक है, अगली बात आती है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी वो भी किससे मिलकर के बनेगी। तो देखिए संघ कार्यपालिका को मैं पहले ही एक वीडियो में समझा चुका हूं कि कार्यपालिका क्या होती है, यानी कि ऐसी संस्था जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश का संचालन करती है, शासन का संचालन करती है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका किन किन लोगों से मिलकर बनेगी, तो ये भी ब्रिटिश प्रांत बोल सकते हैं हम इनको, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतों से या देसी रियासतों के प्रतिनिधियों से। किन से, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो गई। 3 पॉइंट हो गए, यानी कि कौन कौन से प्रस्ताव ये अपने मिशन में लेकर के आए। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अभी तक जो ब्रिटेन की प्रभुसत्ता को भारत ने स्वीकार कर रखा है, उसके बाद में क्या कर दिया जाएगा, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगला जो इनका पॉइंट आ गया वो ये आया कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। दूसरी एक बात इन्होंने यहां ये मिस्टेक कर दी आने के बाद में कि जो देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों को ये छूट होगी कि अगर वो चाहें तो भारत में शामिल हो सकती हैं या भारतीय संघ में शामिल हो सकती हैं, अगर ना चाहें तो भारतीय संघ से अलग स्वतंत्र रूप में अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। तो इनको क्या छूट दी गई कि अगर ये चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं और ना चाहें तो भारत में शामिल न हो। तो कई रियासतों ने तो क्या किया, भारतीय संघ में शामिल होना
स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती थीं और कुछ ऐसी थीं जो ना तो भारत के साथ ही मिलकर के रहना चाहती थी और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहती थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर रियासत थी उस समय की, जूनागढ़ रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, ये ऐसी रियासतें थीं जो ना तो चाहती थीं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं ना ही भारत के साथ, और वो चाहते थे कि हम अपना क्या बना लें, एक अलग देश बना लें। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा मैं जब संघ वाले हम टॉपिक पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संघ का निर्माण हुआ और कितने राज्य पहले बनाए गए, कौन कौन सी रियासतों को या राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया वो किस तरीके से किया गया, वहाँ हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैबिनेट मिशन में एक बात कही गई क्या, कि ये रियासत चाहें तो शामिल हों और ना चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। ठीक है, अब देखो इन सारी चीजों को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और क्यों किया मुस्लिम लीग ने अस्वीकार, ये भी बताता हूं। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, वो तो पहले से ही थोड़े से शैतान टाइप के बच्चे थे। ठीक है, देखो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया, वो इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि अलग से एक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, और अलग से पाकिस्तान का निर्माण किया जाए तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, या बोल सकते हैं कि 16 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण को लेकर के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। क्या मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, और डायरेक्ट रूप से घोषणा कर दी कि अब हमें क्या चाहिए, एक अलग पाकिस्तान चाहिए, यानी कि वो इलाके जो मुस्लिम बहुल हैं, यानी कि जहां मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा रहती है, उसको मिला करके क्या बना देना चाहिए, पाकिस्तान बना देना चाहिए। ठीक है, अगली जो बात आई इसके प्रस्तावों की, उन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव ये था कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसके सदस्यों की संख्या किस प्रकार डिसाइड की जाएगी। तो देखिए, जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा की जो सीटें थीं निर्धारित की गई। लेकिन यहाँ एक बात ये भी याद रखना कि कितनी जनसंख्या पर, तो याद रखना कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख लोगों पर क्या होगा, एक सीट डिवाइड की गई। लगभग प्रति 10 लाख लोगों के बीच में से कौन आएगा, एक प्रतिनिधि चुन करके संविधान सभा में आएगा। तो ये माना जाता है मोटे तौर पर कि जिस समय कैबिनेट प्रस्ताव आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी, लगभग 40 करोड़। और इस तरीके से संविधान सभा की जो सीटें निर्धारित की गई वो कितनी की गई, 389 सीटें निर्धारित की गई। कितनी, 389 सीटें, यानी कि 389 सदस्य चुन करके कहाँ आने थे, संविधान सभा में आने थे। ठीक है, तो अब इन सीटों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से संविधान सभा की कुल सीटों को विभाजित किया गया। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रस्ताव दिए थे, कौन कौन सी बातें कही थी। देखो, संविधान सभा में कुल कितनी सीटें आई थीं, या संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाने थे, 389 सदस्यों की बात की किसने, कैबिनेट मिशन ने, कि 389 लोग चुन करके कहाँ आएंगे, संविधान सभा में आएंगे। और इन 389 में से 296 सीटें, कितनी, 296 सीटें तो किसको दी गई, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को, यानी कि 296 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से चुन करके आएंगे। और जो 93 लोग हैं वो कहाँ से चुन करके आएंगे, देसी रियासतों से, यानी कि देसी रियासतों से कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में आने हैं, 93। तो यहाँ से कितने लोग आएंगे, 93 लोग। तो 93 सीटें किसको दी गई, देसी रियासतों को, और 296 सीटें किसको दी गई,
ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को, और इन 296 सीटों को भी दो भागों में वर्गीकृत किया, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां गवर्नर का सीधे तौर पर शासन चलता था, एक तो वो क्षेत्र, और भारत में अंग्रेजों ने को चीफ कमिश्नर क्षेत्र बना रखे थे, 4 सीटें उन क्षेत्रों को दी गई। तो देखिए गवर्नर क्षेत्रों से, तो गवर्नर क्षेत्रों को 296 में से कितनी सीटें दी गई? 292 सीटें। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे भारत में अपने 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र। और देखिए वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे उनका एक बार चर्चा कर देते। देखिए पहला, जो इनको एक क्रम से याद रखना, मैं बता दूंगा। पहला था आपका अजमेर मारवाड़, ये क्या था आपका चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। दूसरा था बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है, उस समय तो भारत में ही था। तीसरा है कुर्ग, कुर्ग पड़ता है दोस्तों आपका वर्तमान में कर्नाटक में। और जो चौथा था वो था दिल्ली। तो ये 4 क्या थे? अंग्रेज सरकार के चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। आप इनको कैसे याद रख सकते हो? ए, बी, सी और डी। ए से अजमेर मारवाड़, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली, ठीक है। तो 292 सीट गवर्नर क्षेत्रों को दी गई और 4 सीटें किसको दी गई? चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को। अर्थात इन चारों क्षेत्रों में से एक एक प्रतिनिधि चुन करके कहाँ आएगा? संविधान सभा में आएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये थी कि जो ब्रिटिश प्रांत से लोग आने थे चुन करके, इनका तो क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्वाचन किया जाएगा, यानी कि वोटों के माध्यम से चुन के आएंगे। लेकिन जो देशी रियासतों के सदस्य थे ये क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे या नामांकित किए जाएंगे। किसके द्वारा? देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा। किसके द्वारा? देशी रियासतों के ठीक है। तो देखिए इस तौर पर कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि जो संविधान सभा थी वो हमारी, वो क्या थी? आंशिक तौर पर निर्वाचित और आंशिक तौर पर नामांकित। क्योंकि कुछ लोगों का तो निर्वाचन किया जा रहा है और कुछ लोगों का नामांकन किया जा रहा है। तो आंशिक तौर पर क्या थी? एक सवाल मेंस में बन सकता है ये। और क्या बनेगा कि संविधान सभा आंशिक तौर पर निर्वाचित थी और आंशिक तौर पर नामांकित थी। समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। तब आपको क्या बताना है? इस पूरे डायग्राम को आपको उसमें आंसर राइटिंग में अपने में नोट करना है कि कैसे सीटों का विभाजन किया गया, किन किन क्षेत्रों से लोग निर्वाचित होकर के आए और किन क्षेत्रों से लोग मनोनीत होकर के आए, नामांकित होकर के आए। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से निर्वाचित, चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये प्रस्ताव जो दिया था वो किसने दिया था? कैबिनेट मिशन ने दिया था। और इस प्रकार से सीटों का विभाजन, सीटों का वितरण उसने किया और ये कहा कि जो चुनाव होगा उस चुनाव में इन तीनों सीटों को कितने समुदायों में विभाजित किया गया। तो देखिए इन सीटों को 3 समुदायों में विभाजित किया गया। कितने समुदाय? 3 समुदायों में। वो 3 समुदाय कौन कौन से थे अपने? पहला मुस्लिम, या कह सकते हैं सामान्य। दूसरा मुस्लिम और सिख। उनकी जनसंख्या के आधार पर क्या किया? इन सीटों को इन 3 समुदायों में विभाजित कर दिया, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ से भी सवाल पूछा गया कि बताइए संविधान सभा में सीटों का विभाजन कितने समुदायों में किया गया था। तो बस ये याद रखना कि मुस्लिम और सिखों को छोड़ करके जितने भी धर्म भारत के अंतर्गत थे वो सारे किस में डाल दिए गए? उन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, वो सारे किसके अंतर्गत आ गए? सामान्य के अंतर्गत आ गए। और अलग से किन 2 समुदायों को रखा? इसने मुस्लिम और सिखों को रखा। तो इन 389 सीटों को इन 3 समुदायों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया गया, ठीक है। अब एक पॉइंट ये आता है कि जो संविधान सभा का चुनाव किया गया था वो चुनाव किस विधि के माध्यम से किया गया था दोस्तों? तो देखिए इन्होंने एक बात कही थी कैबिनेट मिशन जब भारत आया कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। अर्थात
संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में सामान्य जनता ने कोई भागीदारी नहीं निभाई, इसलिए कह सकते हैं या कहते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव था वो कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। विजिबल हो रहा होगा सबको, देखना एक बार। कौन से मत के माध्यम से? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कई बार, और आगे भी पूछा जाएगा कि बताइए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया गया? चुनाव किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे, इन सदस्यों में से क्या किया जाएगा? कैबिनेट मिशन ने एक बात कही कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उन सदस्यों में से ही जब तक भारत में आम चुनाव नहीं हो जाते तब तक एक अंतरिम मंत्रिमंडल का, अंतरिम सरकार का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव दिया, इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, याद रखना, पूछ लेगा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को कितनी सीटें दी गई? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 296 सीटें दी गई जिन पर चुनाव होने थे, और इन 296 को भी दो भागों में बांटा। 292 सीटें गवर्नर क्षेत्रों को और 4 सीटें चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को। ठीक है, और 93 जो सीटें थी वो किसको दी गई? देशी रियासतों से व्यक्ति चुन करके आने थे, और देशी रियासतों से व्यक्ति क्या होंगे? वहाँ के राज प्रमुखों के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रह जाता है कैबिनेट मिशन में, चलिए बात करते हैं, भी रुकिए। वो क्या है? देखो, कैबिनेट मिशन ने यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे, संविधान सभा के सदस्यों में से किसका चुनाव किया जाएगा? एक अंतरिम मंत्रिमंडल होगा। कौन होगा? अंतरिम मंत्रिमंडल का चुनाव किया जाएगा, यानी कि एक ऐसी सरकार जब तक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक काम चलाऊ सरकार का गठन किया जाएगा। और मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, इसका भी उन्होंने प्रस्ताव दिया। और इसका क्या प्रस्ताव दिया कि एक कितने सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल होगा? तो 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल होगा, जिसमें 14 सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, तो इन 14 सदस्यों को, अर्थात कह सकते हैं कि इन 14 मंत्रियों को भी उन्होंने क्या कर दिया? 3 भागों में बांट दिया। तो देखो, उस समय की जो सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो कौन सी थी? कांग्रेस थी। तो उन्होंने कहा कि इस अंतरिम मंत्रिमंडल में 6 सदस्य तो किसके होंगे? कांग्रेस के होंगे। उसके बाद में मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट करना था, तो मुस्लिम लीग से बोल दिया कि 5 सदस्य आपके इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और 3 सीटें अल्पसंख्यक समुदायों को दे दी गई। किसको? अल्पसंख्यक समुदायों को। तो अल्पसंख्यक समुदाय से कितने लोग अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने थे? 3 लोग शामिल होने थे। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद क्या हुआ? अगस्त 1946 में, कब? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा का या संविधान सभा के चुनाव हुए कि, देखिए अब यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि जो संविधान सभा के चुनाव थे ये कितनी सीटों पर होने थे? फिर भी याद रखना दोबारा से, 296 सीटों पर। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर। अब अगस्त 1946 में इसका क्या आया? जब भी चुनाव होते हैं तो उसकी काउंटिंग भी होगी। तो अगस्त 1946 में इसकी काउंटिंग की गई, या कह सकते हैं कि इस चुनाव का परिणाम आया। और चुनाव का क्या परिणाम रहा इसको देखिए। तो 3 पार्टियां थीं, यानी कि 2 पार्टियां थीं और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। तो
तो सबसे बड़ी पार्टी उस समय कौन सी थी? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस को इन 296 में से कितनी सीटें मिली? 208, यानी कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीटें इनको मिली। दूसरा मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को मिली इसमें 73 सीटें, और स्वतंत्र उम्मीदवारों को, या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को 15 सीट मिली। और इस तरीके से ये कितनी हो गई? 296 सीट हो गई। अब कांग्रेस की इतनी बड़ी बढ़त को देख करके या मुस्लिम लीग ने अपनी हार को मानते हुए क्या कर दिया? संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम इसके बाद में कि किस प्रकार से अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग कैसे उठी, इसकी जो कैबिनेट मिशन था उसने अपने क्या क्या प्रस्ताव दिए और कितनी सीटें विभाजित की और अंतरिम मंत्रिमंडल में कितने लोगों को शामिल किया गया। तब तक के लिए अगला वीडियो देखने के लिए आप इस बेस को एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपके इस बेस को क्लियर किए बिना कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं। जब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझोगे आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।